आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है बिजनेस स्टडीज की फॉर बिजनेस स्टडीज ऑफ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई, उसका थर्ड चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे। हम बुक के डिवीजन के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस के डिवीजन के हिसाब से है, और आपके सिलेबस के लिए सबसे जो ऑथेंटिक, सबसे जो अच्छा रिसोर्स है, सबसे जो आपको यूजफुल रिसोर्स मिलेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो आपकी बुक है, क्योंकि उसमें तकरीबन हर चीज़ कवर हो रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है बुक में जो कवर ना हुई हो, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर हम लोग सीरीज जो है बुक के ही हिसाब से चलेंगे। मैं एक बार कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ, मेरा ख्याल है कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। जी अब ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उसमें हमारा जो तीसरा चैप्टर है ये एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी वही जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन करें। आपको एलॉटी स्टडी का लिंक मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज के लिए, आपको हमारे एजुकेटर चेंज के फ्री रिसोर्सेज का, मेरे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए दो चीज़ें होनी कंपलसरी हैं। एक तो वो जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, दूसरा वो रिस्क टेकिंग कर रहा होगा किसी भी बिजनेस वेंचर के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, यानी कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ ला के प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है, उसमें आप रिस्क टेकिंग लिखाते हो, डिसीजन मेकिंग भूल आते हो, डिसीजन मेकिंग लिखाते हो, रिस्क टेकिंग भूल आते हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये याद रखना है कि दो चीज़ें जरूरी हैं, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहली चीज़ आती है कि एंटरप्रेन्योर होने के फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। मैं आपको जिस क्या चीज़ देख के पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं आपको आपकी ही बुक को देख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। तो हमारे पास जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके अंदर ये है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। देखो, अगर आप किसी के अंडर काम करोगे आपको उसकी टर्म्स पे चलना पड़ेगा, वो आपको जिसको काम करवाएगा आपको करना है, वो आपको जो एक सेट रूल्स देगा कि यार ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी का मालिक होता है क्योंकि वो खुद बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसी का दूसरा पार्ट ये आता है कि वो अपने खुद के आइडियाज उसमें इंसर्ट कर सकता है। अगर आप फर्ज करो किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, लेकिन आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपके दिन में एक झकास आइडिया आता है, बेहतरीन आइडिया आता है, लेकिन आप उसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी फर्म है, अगले बंदे की फर्म है, वो आपकी फर्म नहीं है। जब आप एंटरप्रेन्योर हो, आपकी अपनी फर्म है, तो आप जो चाहो उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यही है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा, अगर एक एंटरप्राइज सक्सेसफुल होती है, तो उसका सबसे प्राइम बेनिफिट होल्डर जो होता है वो उसका एंटरप्रेन्योर होता है। उसको फ्रेम मिलेगी, उसको ग्रोथ के साथ नाम मिलेगा, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद ये कि जो आपकी प्रॉफिट होता है, जो तमाम आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपके पास रहेगा एज एंटरप्रेन्योर। तो ये अमूमन जो है, अगर एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस हो, एक बिजनेस चल जाए, तो एक एंटरप्राइज के प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू समवन हु इज एन एम्प्लॉय। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द स्टार्ट, मैंने शुरू में जब काम स्टार्ट किया तो आई वाज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एंड आई वाज वेरी गुड एम्प्लॉय, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब गुड का मतलब ये इन अ सेंस कि बाकी मुझे नहीं पता कि मैं हार्ड वर्किंग बहुत था। अब मैं दिन में तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट्स बना के दे रहा होता था, वेबसाइट बिल्डिंग बना के, और मुझे अर्निंग कुछ नहीं हो रही होती थी। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया, आई यूज टू अर्न अ लॉट फ्रॉम अ वेरी सिंगल प्रोजेक्ट इवन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एंटरप्राइज में मिलती हैं। जब आप सैलरी पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद ये कि आप एंटरप्राइज में अपने खुद के पर्सनल स्किल्स को, अपने जो आपका एक टैलेंट है उसको बेहतर यूज कर सकते हो कंपेयर टू बीइंग अंडर द फोर्स ऑफ समवन, ठीक है। इसके नुकसानात क्या हैं? एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि नुकसान ये है कि इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। देखो, हमने कहा रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग है, आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप डूब जाते हो तो आपका पैसा डूबेगा, साथ साथ आप बंदा गिर भी जा सकता है, बंदा आउट ऑफ मार्केट हो सकता है, ये तमाम चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। और इसी में यानी सेकंड, अगर इसमें देखो प्लानिंग का मसला है, इसमें बहुत सारे रीजंस की वजह से जो है कैश फ्लो के इशू की वजह से रिस्क इन्वॉल्व होता है हर वक्त। रिस्क एज अ जॉब भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। जॉब में मैक्सिमम ये है कि आपको निकाल देंगे, आप कहीं और जॉब कर लोगे। लेकिन एंटरप्राइज, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, आप बिजनेस चला रहे होते हो, बिजनेस के हेड होते हो, तो इस तरह के सारे इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यार, अगर आवाज का थोड़ा सा इशू है, तो आप लोगों को पता है कि रमजान चल रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग के वक्त ना ये पानी वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा उसको ना बात को कैरी करने की कोशिश करना ताकि हम लोग काम पूरा कर सकें। कैपिटल के अंदर दूसरी बात यह कि आपका उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपका अपना कैपिटल इन्वॉल्व होता है। डूबोगे तो आप, अगर बिजनेस डूबेगा तो आप भी साथ डूबोगे, ये मेन बात है। अच्छा, फिर एंटरप्राइज सिर्फ ना आपके शौक पे नहीं चलती, उसमें ऑब्वियस ही बात है आपको स्किल चाहिए, आपको उसके अंदर नॉलेज चाहिए उस बिजनेस का। फर्ज करो मुझे बचपन से शौक था यार, मैंने गाड़ियों की इंडस्ट्री में जाना है, अब मैं अगर कार मिल लगा लेता हूँ या कार फैक्ट्री लगा लेता हूँ, मुझे उसकी मार्केटिंग नहीं आती है, मुझे उसके अंदर प्रोडक्शन मेथड्स नहीं आते,
मुझे उसमें लोगों को डील करना नहीं आता, तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो एंटरप्राइज के अंदर ये जो नॉलेज होता है, ये जो स्किल होता है, ये जो एक जद्दी यानी जद्दी पुश तो है नहीं, एक आपको जो वो आ रहा होता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, जिस टाइम में आप एक बिजनेस चला रहे हो उस टाइम में आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आप उस टाइम के अंदर जॉब कर सकते थे, उसमें से पैसा कमा सकते थे, आप एजुकेशन इंक्रीज कर सकते थे, तो ये बड़े फैक्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। उस पर नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, जितना मुझे याद है, शायद उमर नाम के एक स्टूडेंट है, उनको मैं यही बात कल परसों समझा रहा था, जो बात समझाने वाली है वो समझना। देखो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट में और कैरेक्टरिस्टिक में फर्क होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है जिस चीज के बगैर वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, पहली चीज है रिस्क टेकिंग, दूसरी चीज है डिसीजन मेकिंग, ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो के उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस चला रहा है, अच्छा बिजनेस चलाएगा, उसके अंदर खसूसियात क्या होती हैं। पहली बात है उसको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। बिजनेस का स्टार्ट कभी इजी नहीं होता, ये जो है ना, ये फिल्मों में दिखाते हैं कारोबार किया बन गया, वो आपको आखिरी 10 साल तो दिखाते हैं उसके, कि मैं बचपन से बहुत गरीब था, मैंने बहुत मेहनत की, वो जो मेहनत वाले साल है वो नहीं दिखाते हैं। कारोबार जब स्टार्ट होता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, व्हेन आई वाज इन द स्टार्ट ऑफ माय बिजनेस, 18 से 20 घंटे 22 घंटे डेली काम कर रहा था मैं, ठीक है। और सिर्फ मैं नहीं, जो बंदा भी कारोबार स्टार्ट करेगा उसमें मेहनत करेगा ना, तो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, रिस्क टेकर इन सेंस इस तरह होना चाहिए कि उसको, यानी कि आप यूं समझो, आपने ऑब्वियसली बात है हर पॉइंट पे रिस्क लेना होता है, एज एंटरप्रेन्योर आपने रिस्क लेना है, क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना, क्या आप एक नया प्रोडक्ट जो लाओगे चल जाएगा, क्या आप एक मार्केट में घुसोगे तो उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, ये तो नहीं कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देखो, हर चीज की मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दे सकूं, क्योंकि एक पता है क्या होता है, मुझे कभी नहीं पसंद आती ये बात कि कोई बंदा मेरे सामने खड़े होकर मुझे बताना नेल्सन मंडेला ने किया, मेरे से पहली चीज आती है, हो सकता है नेल्सन मंडेला ने ऐसा ना किया हो सकता है आपको पता ना हो। तो मिसाल वो दो जिस मिसाल के साथ आप रिलेट कर सकते हो। रिस्क टेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको इसका यूं समझाता हूँ। जब लास्ट ईयर मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, इसकी बिल्कुल सिंपल मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ा रिस्क ये था कि यार स्टूडेंट्स शायद एक्सेप्ट ही ना करते, हो सकता है मेरा बोलने का अंदाज मुझे समझ आता हो, स्टूडेंट्स को ना आए, हो सकता है मेरे पढ़ने का अंदाज मुझे समझ आता हो, स्टूडेंट्स को ना आए। तो ये बड़ा रिस्क होता है जब आप किसी नई मार्केट में घुसते हो। पेड या अनपेड डिफरेंट चीज है, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप में आओगे इशू आएगा। क्रिएटिविटी जरूरी है। देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप दूसरों की चीज उठा के बेचते रहोगे ना, दूसरों का आइडिया आप छापते रहोगे, यू वुड नेवर बी सक्सेसफुल। आप एक छोटे लेवल पे सक्सेस गेन कर लोगे, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास बिजनेस वाली बात होती है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने वो चीज पहले देखी हुई है। छाप का माल कोई यूज नहीं करता, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर को ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है, यानी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए करेक्टरिस्टिक है उसकी ऑप्टिमिज्म, लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें फर्क समझो, ऑप्टिमिज्म होती है यानी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना, लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म ये होती है हमेशा पॉजिटिव सोचना, कई जगह पेसिमिस्ट भी होना पड़ता है। तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, अच्छे रास्ते को आगे ढूंढना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। एक चीज याद रखना, वेन एवर यू स्टार्ट बिजनेस ऑफ एनी काइंड, 99% पीपल इन द स्टार्ट वुड टेल यू दैट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये आम चीज है, ये नॉर्मल चीज है, इसको समझो। कई लोग शुरू में कहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि उन्हीं के साथ आपने चलना है, कल को उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ आपने ट्रेड करनी है, उन्हीं को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी, यू शुड बी, यानी कि करेक्टरिस्टिक ये है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको अपनी बात पे भरोसा हो गया, मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे कल को फायदा होगा। ये चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। इनोवेटिव होना जरूरी है। क्रिएटिविटी में और इनोवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एक क्रिएटिविटी होती है न्यू आइडिया को जनरेट करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। न्यू आइडिया जनरेट करना क्रिएटिविटी है, उस नए आइडिया को प्रैक्टिस में डालना, उसको पॉसिबल, उसको यूटिलाइजेशन में डालना, ये उसकी इनोवेशन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है, मैं आपको चाहिए, ये बात ना बड़ी जरूरी है, मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कंटेंट राइटिंग की, मार्केट की। और ये इतनी रेलिवेंट एग्जांपल है ना, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस शुरू करके बैठा हुआ है। जब मैं इस बिजनेस में आया ना, मैंने एक चीज जज की कि 90% ऑफ द कंटेंट राइटिंग बिजनेस ओनर्स, उनको खुद लिखना नहीं आता, उनको खुद इंग्लिश नहीं आती। जब एक एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको खुद वो काम करना नहीं आता ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो बिजनेस चला सके। आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूँ। आप एक कारोबार करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक शॉप चलाते हो, आपको यही नहीं पता कि शॉप में चीजों की प्राइसेस क्या हैं, तो आपका जो सेल्समैन है आपको रोज पागल बनाएगा। तो इस तरह एंटरप्रेन्योर को पहले खुद इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, खुद काम करना आना जरूरी है, फिर अगला बंदा उस मैटर करेगा, फिर वो एम्प्लॉय रख सकता है, फिर उसको एम्प्लॉय रखने से फायदा होगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है।
अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी बात को प्रॉपर अगले बंदे तक कन्वे नहीं कर सकता और उससे फीडबैक नहीं ले सकता, तो उसके लिए बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। उंगलियों के निशानों पे बिजनेस चलता, बिजनेस जुबान से चलता है, बात करने से चलता है, बात करने के अंदाज चलता है। जब आप कस्टमर को चीज बेचोगे, आपको वो चाहिए, आप किसी सप्लायर को अपने कन्विंस करोगे, डिस्काउंट लोगे, यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट क्यों करती है। आप देखोगे किसी भी मुल्क में, जो एक मुल्क ग्रो कर रहा होगा ना, वहां गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है? पहली रीजन ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। एक ऑन्टरप्रनोर, अगर एक बंदे को, गवर्नमेंट ने लोगों को जॉब्स तो देनी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर बंदे को जॉब देती फिरे। उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ता है, क्योंकि इतनी इतनी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास नहीं होती। ठीक है। अब एक बंदा अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा ना, सबसे पहले वो खुद को एम्प्लॉय करेगा। अगर मैंने कारोबार शुरू किया है, देखो, जब तक मैंने कारोबार शुरू नहीं किया था, गवर्नमेंट ने मुझे भी जॉब देनी थी, क्योंकि मैं, मेरी यानी एजुकेशन उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि आई नीड अ जॉब। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट ने देनी है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है। यानी गवर्नमेंट के मेन उसमें से कामों में से एक है। जब मैंने कारोबार शुरू किया, एटलीस्ट मैंने एक बंदे को एम्प्लॉय कर लिया ना, अपने आप को एम्प्लॉय कर लिया, गवर्नमेंट के ऊपर से एक बंदे का तो बोझ कम हो गया। फिर अगर मैं आगे लोगों को हायर करता हूँ, उनको जॉब्स देता हूँ, तो दैट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है। इस तरह कंपटीशन बढ़ता है। देखो, कंपटीशन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बात समझ लो। जहां कंपटीशन ज्यादा होगा, वहां पे प्राइस इंसेंटिव आएगा, वहां पे कस्टमर की चॉइस आएगी, वहां पे बिजनेस को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपनी कॉस्ट कम करे, प्राइसेस कम करे, कंपेटिटिव रहे, क्वालिटी इंक्रीज करे, फीचर्स इंक्रीज करे। फर्ज करो दुनिया में एक ही मोबाइल होता, आईफोन, अगर एक ही होता, तो आईफोन हमें कचरा भी बेचता ना, हम खरीदते, क्योंकि और कोई मोबाइल फोन था ही नहीं। अगर दुनिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इसीलिए वो आपस में compete करते हैं, इसीलिए न्यू फीचर्स आते हैं, कि अगर सैमसंग ने चार उस वाला कैमरा निकाल दिया, आईफोन ने ना निकाला, तो फिर सैमसंग ही लेंगे लोग, आईफोन कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो ये वाली बातें। अच्छा, इससे आउटपुट इंक्रीज होता है, जीडीपी इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज तो जीडीपी इंक्रीज, टैक्सेस इंक्रीज, टैक्स की अर्निंग इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वो आगे फर्दर ट्रांसफर पेमेंट कर सकती है, डायरेक्ट वो कर सकती है, इससे गवर्नमेंट के पास पैसा जनरेट होता है। अच्छा जी, उसमें बेनिफिट, सोसाइटी का बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली बात है। एंटरप्रेन्योर्स जॉब देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, कंजम्पशन इंक्रीज करेगी। इस तरह आपकी सोसाइटी जो है वो डेवलप। अच्छा, कुछ जो बिजनेस होते हैं वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है आपकी सोसाइटी को डेवलप करती हैं। और बिजनेस के अंदर हमेशा पोटेंशियल होता है। देखो, जॉब एक एक हिसाब से बढ़ती है। आज अगर 1 लाख इनकम है, कल एक 10 होगी, परसों एक 20 होगी, यानी के वक्त के साथ साथ। लेकिन बिजनेस ऐसे, बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, बिजनेस कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बिजनेस किसी भी लेवल पे ग्रोथ ला सकता है। ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि बिजनेस ग्रोथ जो होती है वो मैसिव होती है, वो एक्सपोनेंशियल होती है। बिजनेस ग्रोथ के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह की मैटर करती हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि बिजनेस में ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो मल्टीनेशनल बन सकता है, वो मैकडोनल्ड्स बन सकता है, यानी मैकडोनल्ड के बराबर का, वो केएफसी के बराबर का बन सकता है। तो ये चीजें फिर ऑब्वियसली बात है, जीडीपी इंक्रीज, डीएनपी इंक्रीज, आगे से टैक्सेस इंक्रीज, टैरिफ इंक्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरह के फायदे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि, अच्छा ये तो हमारे पास आ गया, गवर्नमेंट बिजनेसेस को किस तरह सपोर्ट करती है, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे सपोर्ट करती है। देखो, एक तो गवर्नमेंट जो है वो, जो यानी कि आम तौर पे इससे मैं आपको बताऊं, रिसेंटली ना, अगर आप ये 2021 में देख रहे हैं, तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, जहां पे आपको मेरा ख्याल है उसका नाम है कुछ एक्स प्लान या इस तरह कुछ करके, जहां पे आपको ना वो एडवाइस देंगे, आपको काउंसलिंग देंगे, आपके आइडियाज को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह हेल्प करती है, क्योंकि अगर आइडिया ग्रो करेगा तो ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप, अच्छा इसमें दूसरी चीज आ जाती है फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, उसमें प्रीमिसेस, सेकंड चीज प्रीमिसेस आ जाती है, जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो। ये जो मैं पंजाब गवर्नमेंट वाला आपको प्लान बता रहा हूँ ना, उसमें मेरा ख्याल है ये चीज भी शामिल है कि वो आपको ऑफिस स्पेस देते हैं। अब बताओ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मुझे बिल्डिंग पड़ी 1,75,000 रुपए पर मंथ पे, मुझे बिल्डिंग लेनी पड़ी। ठीक है। एंड आई नो कि मेरे लिए वो कितना हैवी एक्सपेंस था, क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहा था, एंड आई वांटेड टू गेट दैट बिल्डिंग। तो मुझे 1,75 पर मंथ के हिसाब से वो बिल्डिंग पड़ी। ठीक है। यही अगर गवर्नमेंट मुझे सस्ती जगह दे देती, या मुझे गवर्नमेंट कोई इस तरह का एरिया दे देती, यानी फ्री एंटरप्राइज, कोई फ्री लोकेशन दे देती, तो मेरे लिए कितना ईजी होता। देखो, 1,75 इज अ वेरी हैवी अमाउंट टू पे पर मंथ, तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता। ठीक है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर गवर्नमेंट प्रीमिसेस प्रोवाइड करती है, दैट इज अ बिग सपोर्ट, इट्स अ मैसिव सपोर्ट फॉर द पीपल। फाइनेंस, फाइनेंस जनरेशन, देखो एक चीज ये है कि आपको बैंक बैंक जाके धक्के खाने पड़े, आपको फाइनेंस मिले, आपको अपना घर गिरवी रखवाना पड़े। एक जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है, मुझे, मैं आपको मिसालें वो दे रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रही है, मैं कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट की चीजों को, लेकिन जो मेरे जहन में आके आप उससे रिलेट कर सको। अब यूथ लोन स्कीम में मेरे, मुझे पता है गवर्नमेंट दे रही है, ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक है। ज्यादा पता होता है कि तंग नहीं करेगी उतना। ठीक है। तो उस तरह एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा जनरेट करना आसान हो जाता है। लेबर, गवर्नमेंट जो है
अगर गवर्नमेंट देखो कुछ ये जो पॉलीटेक्निकल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल सेंटर्स होते हैं, जिस तरह अब आप देखो कुछ दिन पहले शफकत महमूद साहब की एक ट्वीट आई थी जो मुझे याद आ रही है कि वो पाकिस्तान में जो वोकेशनल एजुकेशन है, ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसको इम्पोर्ट वो करेंगे, तो यहाँ से वर्कर ट्रेन होके आता है। अगर मुझे फैक्ट्री में 100 बंदा चाहिए, मैं 100 बंदा जाके झोड़पट्टियों से उठाऊं तो मुझे 10-15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन, 2 महीने लग जाएंगे उनको काम सिखाते हुए। यही अगर वो झोरपट्टी वालों को, यानी कि जो झोंपड़ी वाला से जो लोग आते हैं, फर्ज करें उनको गवर्नमेंट अगर टेक वोकेशनल एजुकेशन देती है, उनको टेक्निकल काम अगर आता होता है, बेशक उनको एमए बीए उन्होंने ना किया हो, लेकिन अगर ये काम आता है तो जल्दी वर्कर अवेलेबल होगा, ठीक है। इस तरह रिसर्च के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। बड़े अफसोस के साथ ये है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई पॉइंट है नहीं। अल्लाह करे कि जब कभी आप ये वीडियो देखो आज से 5-6-7 साल बाद, तो इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान में अवेलेबल हो, लेकिन अगर हो तो देखो मैं आपको एक बड़े ओपनली बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट मुझे फर्ज करो, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा मौका देना तो आई कुड प्रोवाइड विदाउट एनी मनी, मतलब ये नहीं कि मुझे गवर्नमेंट से पैसा चाहिए या मुझे गवर्नमेंट से कोई वो चाहिए, नाम वगैरह से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिसर्च फैसिलिटी मिल जाए ना, आई कुड प्रोवाइड थिंग्स फॉर पाकिस्तानी पीपल जो उनको फायदा दे सकती हैं। अगर ये एक बंदा कर सकता है तो इस तरह के हजारों और भी होंगे, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटीज है ना, रिसर्च की फैसिलिटीज होंगी तो कर पाओगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें। अब आ जाता है बिजनेस प्लान क्या होता है। बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर आपके बिजनेस के नेम, ये तमाम चीजें, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसे ऑपरेट कौन कर रहा है, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, फाइनेंसेस कैश फ्लो का उसके अंदर थोड़ा सा यानी कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो वाला कह लो, उसमें बिजनेस के ओनर्स कौन है, ये तमाम चीजें होती हैं। जब भी एक नया बिजनेस जाता है ना लोन लेने के लिए, तो देखो एक बात है, जो भी आपको लोन दे रहा है, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टर हो, वो बैंक हो, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनको पता होना चाहिए आपने पैसा कहाँ लगाना है। अगर आप हवाई जाके बात कर दोगे ना, यार मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा, वो कहेंगे बेटा चलो निकलो यहाँ से, शाबाश, ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या जो आप बात कर रहे हो उसको बैक कर पाओगे, ऐसा तो नहीं आप बात हवा में कर रहे हो फिर उसको बैक ना कर पाओ। तो इस चीज के लिए बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसमें होता क्या, अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज बताते हो, मेन कॉस्ट बताते हो, ये बताते हो किस तरह आपने कॉस्ट को मीट करने का सोच रहे हो, आपकी फर्म की लोकेशन क्या होगी, कितने लोग चाहिए होंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे। ये तमाम चीजें बैंक को कन्विंस करने में, इन्वेस्टर को कन्विंस करने में काम आती है कि वो पैसा लगाया आपके बिजनेस में। भाई अपना पैसा कौन डुबाता है, ठीक है, तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। देखो बैंक लोन दे देगी, आपको चीजें गिरवी रख देगी, तमाम चीजें, लेकिन इसके साथ साथ उसने सिक्योरिटी भी तो रखनी है ना अपनी, ये तो ना गिर जाए। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस के साइज को कंपेयर कैसे किया जाता है। पहली चीज आती है कि ये जरूरी किसके लिए, बिजनेस का साइज कंपेयर करना इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, एज एन इन्वेस्टर देखो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनका पैसा स्टेबल रहे, ठीक है, स्टेबल रहे, थोड़ा बहुत ग्रो करता रहे, उनमें उसको उसके यानी कि गिरने के चांसेस ना हो। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, वो कहते हैं यार हम ऐसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो अभी बन रहा है, हो सकता है कल को ये स्काई रॉकेट मार जाए, डूब गया, ठीक है। तो इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी बिजनेस साइज कंपेयर करना होता है एक, और उसमें फिर यही मैटर करता है, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको उसमें ऑब्वियस ही बात है सेम अमाउंट के लिए थोड़ा हिस्सा मिलेगा बिजनेस का, थोड़ी शेयर होल्डिंग मिलेगी। छोटा बिजनेस है तो उसमें आपको ज्यादा मिल जाएगी, ज्यादा से होगी, इस तरह की चीजें। गवर्नमेंट को जरूरी होता है, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन डिसाइड करनी है, उसके ऊपर टैक्स के रेट्स अलग अलग होते हैं। कॉम्पेटिटर्स के लिए जरूरी होता है, आपका कंपेटिटर देखना चाहेगा कि आपका कितना, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर गया, क्या साइज है बिजनेस का। वर्कर्स के लिए जरूरी है, कुछ वर्कर जो होते हैं वो चाहते हैं एक स्मॉल बिजनेस में काम करना, एक कूजी बिजनेस में काम करना। कुछ होते हैं जो कहते हैं हमारे साथ तो यार हम तो फलाना देखो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। और बैंक्स के लिए जरूरी है, बैंक को ये देखना होता है कि कितना आपको लोन दे सकती है, कितना लोन आप कल को वापस कर पाओगे। अब बिजनेस का साइज मेजर करने का कोई एक तरीका नहीं है, देर आर मल्टीपल वेज, और मल्टीपल वेज से मल्टीपल ही आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। पहली चीज आती है कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को देख लो, किसके कितने एम्प्लॉइज हैं। फायदा क्या है, बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, किसी के 10, किसी के 20, 20 वाला बड़ा, 10 वाला छोटा। अब इसमें मसला क्या है, कई सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज करती है। कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन का मोस्टली हिस्सा कैपिटल से हो रहा हो। ये नहीं कैपिटल वैसे ज्यादा हो, मकसद ये कि हो सकता है कि आपका कोई इक्विपमेंट अच्छी हो, लेकिन आपकी प्रोडक्शन का मोस्टली हिस्सा कैपिटल डील कर रहा हो, कम हिस्सा जो है वो लेबर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स का आमतौर पे आउटपुट बहुत ज्यादा होता है लेबर इंटेंसिव फर्म्स से, कई बार उनका वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन उनका अगर हम लोग सिर्फ जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को देखें तो उनका तो वो कम होगा, क्या नाम है उनका, यानी कि जो उनका साइज है वो छोटा माना जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि अब उसमें यानी कैपिटल इंटेंसिव वाला जो एक इशू है वो देखा जा सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, आपके बिजनेस के आउटपुट की वैल्यू क्या है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। अब इसमें मसला ये है कि ये हम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है लेकिन उनके वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू सब, मैं आपको देखो फिर वही बात है, एग्जांपल वो दूंगा जहां मैं आपको रिलेट करवा सकूं।
मेरी फर्म में इतना बंदा नहीं है जितना एक फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में 300-400 लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट हाई वैल्यू है। देखो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, या हम लोग जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, या इस तरह के हम जो दूसरे काम करते हैं, उसमें एक आउटपुट यूनिट की, जो हम एक यूनिट बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वैल्यू इन अ सेंस कि जो यानी उसकी जो सेल वैल्यू होती है कंपेयर टू जो फैक्ट्री से कपड़ा बन के नहीं, कपड़ा बनेगा 3,000 में, 5,000 में बिक जाएगा, ठीक है, जो फैक्ट्री में बैच प्रोडक्शन बन रहा होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसके कंपैरिजन देखोगे एक वेबसाइट, हालांकि वहां फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ दो बंदा बैठेगा, एक बंदा बैठेगा, उसे बनाएगा, लेकिन जो उसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है, वो एक आउटपुट होता है लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, इस तरह बिक रहा हो, ठीक है। तो वैल्यू भी मैटर करती है, लेकिन सिर्फ वैल्यू के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि साइज बड़ा छोटा है, तो हमारे पास तो इंप्लॉइज कम, इंप्लॉइज ज्यादा है, उनके पास कैपिटल इंटेंसिव, हमारा लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, तो ये चीजें फिर उसमें काउंटरएक्ट कर जाती हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कभी भी एक फैक्टर को देखोगे ना, तो कभी आप सही तरह जज नहीं कर सकते, आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तीसरी चीज आ गई सेल्स की वैल्यू, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो है आपका, यूं समझ लें कि आपकी टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी हुई है। अब इसमें फिर वही बात है, एक बिजनेस अगर फर्ज करो डायमंड रिंग्स बेच रहे हैं, वो 2 डायमंड रिंग बेचता है, उसके पास फर्ज करो महीने की 2 डायमंड रिंग की अर्निंग 30 लाख हो जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा बिजनेस जो है वो बेचता है, भुने हुए चने बेचता है, ठीक है, वो 300 किलो बेच दे, तब भी उसकी अर्निंग कम होगी, एक बात है ना। तो इस तरह आप डायरेक्ट साइज कंपेयर नहीं कर सकते। फिर वही बात है कि मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन योर बिजनेस, ठीक है, सिंपल अंदाज से बता रहा हूँ, आगे इसकी डेविएशन भी है कुछ, ठीक है। अब उसमें यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उनका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, लेबर इंटेंसिव का कम होगा, लेकिन उसका लेबर इंटेंसिव बिजनेस साइज बड़े हो, तो इसलिए हम मल्टीपल मेथड्स देख के उनको कवर करते होते हैं, ताकि हम उसमें एक बेहतर आइडिया ले सकें। सिंगल एक तरीके से करोगे तो शायद ना अच्छा आइडिया ना आए। उसके बाद आ गया कि जो ओनर्स होते हैं बिजनेस या फर्म को एक्सपैंड क्यों कराना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जितना एक्सपैंड करेगी उतने प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा है। दूसरा यह है कि बड़े बिजनेस की प्रेस्टीज होती है, उसका वो स्टेटस होता है, ठीक है, मैनेजर्स उनके लिए, उस पर आप मैनेजर्स को बेहतर सैलरी मिल पाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल फाइनेंसेस वाले या प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। बेसिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यह है कि आपकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट समझने कम होने लग जाए ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल अंदाज, तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन ये गारंटीड नहीं होता, इसमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट भी आता है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उस पर ये कि आपका मार्केट का शेयर अगर लार्ज हो जाए तो आप प्राइस गिविंग पोजीशन में आ जाते हो, प्राइस टेकिंग की बजाय, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है मार्केट के ऊपर, और उसमें यानी कि आपकी एक आप इंडस्ट्री का बिग नेम बन जाते हो, बिग फोर में आ जाओगे, इस तरह की चीज, ठीक है। अब आ गया कि बिजनेस ग्रो किस तरह करते हैं। देखो इंटरनल ग्रोथ होती है जहां एक बिजनेस अपनी और ब्रांच खोल ले, ठीक है, ये अमूमन जो है सेम इंडस्ट्री में होती है और सेम लेवल पे होती है, ठीक है। सेम इंडस्ट्री का मतलब ये है, और पहले गाड़ियों की इंडस्ट्री में था, अब भी गाड़ियों की इंडस्ट्री में है, और सेम लेवल का मतलब ये है कि यूं समझ लो, अ, अगर पहले भी सेकेंडरी इंडस्ट्री में था तो अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री में है, ठीक है। और जो आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है वो या टेक ओवर से होती है या मर्जर से। अब टेक ओवर मर्जर में फर्क क्या है? मर्जर में दो कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो बैठेंगे साथ और म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे हमने कंपनी ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये तो हो गया मर्जर, जो तमीज से यानी कि डिसाइड होगा। टेक ओवर ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद ले, उसको बाय आउट कर ले, उसको खरीद लेगा दूसरी कंपनी को, ठीक है। तो ये टेक ओवर होता है, इसमें एक फर्म प्रिडेट कर रही होती है, दूसरी फर्म जो होती है प्रे वाला कंसेप्ट जो इसमें अप्लाई हो रहा होता है, तो ये उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। अब आ गया इंटीग्रेशन जो है, यानी आमतौर पे एक्सटर्नल ग्रोथ को कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो है आपका कुछ टाइप्स हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है जब दो फर्म्स, बेशक वो टेक ओवर से बने या मर्जर से, एक्सटर्नल ग्रोथ में दोनों आते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये है कि वो दोनों फर्म्स सेम इंडस्ट्री में होंगी, सेम लेवल पे होंगी, और सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे होंगी, यानी सेम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे होंगी, या यानी फॉर एग्जांपल दोनों कार इंडस्ट्री में और दोनों सेकेंडरी सेक्टर में, या दोनों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दोनों प्राइमरी सेक्टर में, इस तरह, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर में, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सेकेंडरी सेक्टर में, या ऐसे नहीं होगा कि एक से दोनों सेकेंडरी सेक्टर में, एक कार इंडस्ट्री में और एक उसके अंदर शिप मेकिंग इंडस्ट्री में, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर। वर्टिकल मर्जर जो होता है उसके दो टाइप्स हैं। वर्टिकल मर्जर या फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है। फॉरवर्ड मर्जर में जो फर्म होती है वो अपने से नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेम इंडस्ट्री में किसी फर्म के साथ या मर्ज कर जाएगी या टेक ओवर कर लेगी। फॉर एग्जांपल
एक कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो कार यानी कि बेसिकली वो कार इंडस्ट्री में है और वो सेकेंडरी सेक्टर में है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। वो अगर फॉरवर्ड मर्जर करेगी तो वो रिटेल सेक्टर में घुसेगी कार इंडस्ट्री के अंदर, जैसे वो किसी शोरूम्स वाली कंपनी के साथ मर्जर कर ले या उसे बाय आउट कर ले, ठीक है। तो ये वर्टिक इसमें ये होता ही है कि वो अपना ही यानी परचेजर बन जाती है, आगे अपने गुड्स को सेलिंग का पॉइंट मिल जाता है उसे, वो बाकी लोगों का उसको निकाल सकती है, यार बाकियों के गुड्स आप नहीं रखने, ये चीजें जो है उसका बेनिफिट बन जाती है, कॉस्ट कट कर सकती है उसके, कंज्यूमर्स के ज्यादा करीब आ सकती है, खुद पता होगा उसको, रिटेल वो खुद कर रही है कि हम लोग किस तरह अपना प्रोडक्ट बेहतर कर सकते हैं। वर्टिकल बैकवर्ड के अंदर वो एक स्टेप पीछे मूव कर जाएगी, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेकेंडरी इंडस्ट्री से वो पीछे मर्ज कर जाए या पीछे टेक ओवर कर ले एक स्टील प्रोड्यूसिंग फर्म को, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन जो है या आपकी आयरन और एक्सट्रैक्शन जो है वो उससे पिछली इंडस्ट्री में आ जाती है, वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी या बिल्कुल ही पीछे चली जाएगी प्राइमरी के अंदर अगर आप आयरन एक्सट्रैक्शन में आ जाते हो। अब इसमें उस पर शॉर्ट सप्लाई आ जाती है प्रोडक्ट्स की, शॉर्ट सप्लाई के साथ ये कि बाकियों को सप्लाई करने से वो रोक सकती है, उसके पास जो होता है कॉस्ट कटिंग के मेथड आ जाते हैं, बेहतर जो है वो कोई स्ट्रेटेजी निकाल सकती है सप्लाई और उसको मिक्स करके, तो ये बेनिफिट होते हैं। कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन या कॉन्ग्लोमरेट मर्जर या कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर में डिफरेंट इंडस्ट्री सेम और डिफरेंट सेक्टर, ठीक है, सॉरी हाँ यानी इन सेंस के डिफरेंट इंडस्ट्री सेम और डिफरेंट, अगर कार इंडस्ट्री में हो तो टी प्लांटेशन में चले जाओ, अगर कार इंडस्ट्री में हो वॉच प्लांट मेकिंग में चले जाओ, यानी उसका सेक्टर जो भी हो, लेकिन उसका मकसद ये है कि वो आप बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री में चले जाओगे, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी हो मैटर नहीं करता, मकसद ये है कि आप जिस पहले इंडस्ट्री में थे उससे बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट कर जाओ। इससे फायदा क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई होते हैं, ठीक है, अगर एक इंडस्ट्री डूब जाए दूसरी चलती रहती है, मकसद ये है कि अगर आपकी कार इंडस्ट्री खत्म हो जाती है तभी आपका टी इंडस्ट्री चल रही होगी, बनी बात है। उसमें यह है कि लेकिन उसमें मसला क्या एक चैलेंजिंग हो सकता है, एक्सपीरियंस उसका नहीं होता कई बार, उसमें उतना अच्छा यानी आपके पास मार्केट लिंक शायद ना हो, उतना अच्छा आपके पास वे ऑफ वर्किंग ना हो, तो ये चीजें उसमें जो है कंस्ट्रेंट भी बन जाती हैं, इनको भी सोचना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये चैप्टर मेरा ख्याल है हमारा खत्म हो गया है। ये क्या है, अच्छा उसके बाद आ गया कि एक्सपेंशन के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या है, उनको किस तरह वो किया जा सकता है। पहला मसला क्या है कि एक्सपेंशन के साथ आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, उससे मैंने बताया कि डिस इकोनॉमीज वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। इसका तरीका ये है कि बिजनेस को स्मॉल यूनिट्स में आप डिवाइड कर दो और डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल डिसेंट्रलाइजेशन वाला। लार्जर बिजनेस में कम्युनिकेशन का इशू होता है, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो आईटी इक्विपमेंट यूज करनी चाहिए, उनको स्मॉलर यूनिट्स के तौर पे ऑपरेट किया जा सकता है। एक्सपेंशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बिजनेस को फाइनेंस उसकी बिजनेस का कैश फ्लो के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके लिए स्लोली एक्सपेंड करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट्स को आप यानी कि प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करके करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म उतनी फाइनेंस अवेलेबल हो बिफोर यू आर एक्सपेंडिंग इनटू अनदर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये है कि किसी और इंडस्ट्री में कई बार इस तरह होता है कि आप जब किसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो उसमें कई बार डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप कोशिश करो कि अगर आप सेम मैनेजमेंट के बजाय उस इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई मैनेजमेंट चूज करो, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। हम सॉरी, वो रोजे का भी ध्यान करना होता है क्योंकि यहाँ पे ना मट्टी वगैरह कुछ ज्यादा है, तो इस तरह ना हो, इसलिए मुझे माजरत। अच्छा खैर, ये चीज हो गई। उसके बाद ये है कि आपको यानी कि ये समझ आएगी कि उसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस से बेटर डील किस तरह करना है, ठीक है। अब ये आगे कुछ बिजनेसेस सिर्फ स्मॉल क्यों रहते हैं, कुछ बिजनेसेस क्यों नहीं एक्सपैंड करते, इसके अंदर पहली चीज ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज में इतना पोटेंशियल या इतना मार्जिन नहीं होता कि उनमें एक्सपेंशन की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेयर कटिंग बिजनेस है, वो कितना एक एक्सपैंड कर जाएगा, वो मल्टीनेशनल यानी कि फैक्ट्रीज नहीं लगा सकता, ठीक है, नेचुरली मोस्ट केसेस में। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उसका एक वो होता है, फिर मार्केट का साइज होता है। अगर आप एक बहुत ही निश प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जिसकी मार्केट भी बहुत स्मॉल है, तो कितना एक्सपैंड कर जाओगे। ओनर के ऑब्जेक्ट, कुछ ओनर्स जो होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं कि बिजनेस बड़ा करना चाहिए, कुछ कहते हैं यार बस ठीक है गुड इनकम आ रही है, बाकी लाइफ भी एंजॉय करें, थोड़ा चिल रहे, थोड़ा सा वो यानी सुकून भी जिंदगी गुजारें, तो ओनर के ऑब्जेक्टिव भी मैटर करते हैं। बिजनेस फेल क्यों होते हैं, बिजनेस फेल होने के पहले रीजन है पुअर मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट जहां खराब होगी वहां बिजनेस खराब होगा। फैमिली बिजनेस के अंदर बड़ा इशू आता है कि वहां पे उस तरह की मैनेजमेंट नहीं हो पाती। जो जो फैमिली बिजनेस होता है ना, जैसे फर्ज करो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बिजनेस करने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को मेरा बेटा उतना अच्छा ना हो, मैंने अगर और अपने साथ मैनेजर नहीं पैदा किए कि इसी चक्कर में के बेटे को दूंगा बिजनेस, ठीक है, तो वो नहीं अच्छा निकलता बिजनेस गया। तो ये जो इश्यूज है पूरे मैनेजमेंट का बड़ा मसला है। चेंज के अगर एक बिजनेस डायनामिक नहीं है वो चेंज नहीं कर सकता। देखो नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, नोकिया जब हमारे बचपन में सिर्फ होता ही नोकिया था, यूं वाला सीन था, बहुत अच्छा नोकिया नोकिया नोकिया, लेकिन उसने स्मार्टफोन के साथ उतना यानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री शुरू हुई वो उतना कोप नहीं कर पाया, बीच में नोकिया बर्बाद हो गया था जस्ट बिकॉज वो चेंज को प्लान नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म कैश के प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म कैश के प्रॉब्लम्स,
कब चीज़ वापस करनी है, कब पैसा वापस करना है, ये बड़ा इश्यूज है, इनकी वजह से काम खराब होता है, इसमें अकाउंटिंग के इश्यूज भी आ जाते हैं। बहुत हाईली एक्सपैंड करना कि आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाए, आपकी मैनेजमेंट खराब हो जाए, ओवर वो करना, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल करवा लेना, ये बड़ा मसला है। और नए बिजनेस के साथ हमेशा रिस्क होता है, ठीक है। रिसर्च की जरूरत है, मार्केट उसकी स्किल्स की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। तो ये तमाम जो नए बिजनेस के रिस्क हैं, ये भी उसको फेल कराने में काम एक पॉवर देते हैं। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, इसको मैं लगाता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर रिकॉर्ड करते हैं। बहुत शुक्रिया।